हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो रेडियो केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पक्का? चलो वेरी गुड। देखो, केमिस्ट्री में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वही आपको सीखना है। जो आज तक आपको आता है वो आप अनलर्न कर दो। इसका मतलब पता है क्या है? कोई ट्रिक आपने सीख रखी है या कोई कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, कुछ भी आपने सीख रखा है वो सब भूल जाओ। हम आज जीरो से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज केमिस्ट्री, यहां से स्टार्ट करेंगे। पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, क्लासेस में धीरे धीरे सारी चीजें मैं खुद आपको सिखाऊंगा। ठीक है? तो पहले मैं ये बता दूं कि पढ़ना कैसे आज से। ठीक, सबसे पहले देखो, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आपको कुछ नोट नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट, जब तक बोर्ड पे मैं कुछ लिख रहा हूं आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा कि आप नोट कर लो। और यही ऑनलाइन वालों के लिए है कि आप लोग भी तब तक ना लिखें जब तक मैं लिख रहा हूं। आप वीडियो पॉज करके लिखें या बाद में नोट्स बनाएं, जैसा भी करें, बट पहले मेरा अच्छे से समझना है। ये सबके लिए है, ठीक है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है, आप नोट्स बनाने के चक्कर में ना इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देते हैं। ठीक है? कोटा में अगर आप पढ़ने आए हो ना, कोटा में ये नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, आप दूसरे की कॉपी कर सकते हो, आप बाद में दूसरे के जेरोक्स करा सकते हो, बट अगर कॉन्सेप्ट स्किप हो गया ना, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा वो बात। समझे ना? तो अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक, और क्लास में कैसे आना है? आपको दो कॉपी लेके दो पेन लेके आना है, एक ब्लैक एक ब्लू पेन ले आओ, एक खाली कॉपी लेके आनी है साफ सुथरी, एक पेंसिल और एक एनसीईआरटी। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके आना। ठीक, अब कुछ लोगों को यह डाउट था कि नई एनसीईआरटी या पुरानी एनसीईआरटी, मेरे से फोन कर करके पूछ रहे थे। आपके पास कोई भी एनसीईआरटी है, दोनों सही है। नई एनसीईआरटी में क्या एक्स्ट्रा है, पुरानी में क्या एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। ठीक है ना? तो आपके पास जो भी एनसीईआरटी वही आप फॉलो करो, हम तो सारी पूरी कवर करते चलेंगे। ठीक, और अगर आपके पास पुरानी ना, वही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि नई में एक दो अच्छे कॉन्सेप्ट मिस कर रखे हैं। बल्कि नई में एक दो कॉन्सेप्ट मिस है। अगर अब आपने नई ले ली होगी, नई होगी है ना, किसी के पास नई है ना, तो टेंशन मत लेना कहीं से, मैंने तो नई ले ली, आपने अब बताया मैं पुरानी ले लेता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझे ना? कोई भी ले लो आप, मैं सारी बातें बता दूंगा। ये नई एनसीईआरटी में नया है, ये पुराना है, सब कुछ बता दूंगा, है ना? जैसे आपने देखा इस बार पॉलीमर का एक क्वेश्चन आया था। ठीक, पॉलीमर का नीट 2022 का क्वेश्चन है, वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वाला, है ना? वो उसने लिखा कि रीयूजेबल होते हैं, वो क्या है? नॉन रीयूजेबल है ना? ठीक, तो ये पॉइंट था, ये आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं है, हटा ही रखा है। वो टाइप ऑफ पॉलीमर है ना, बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वो हटा ही रखा है। बट मैं करवाता हूं क्लास में, मैं बताता हूं बच्चों को कि ये पॉइंट है। ठीक है ना भाई? फिर अब देखो आपको नोट्स कैसे बनाने। जैसे मैंने बोला कि पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद आप लिखोगे। ठीक, पहले पूरा समझना है, समझने में फोकस करना है। नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा यहां से। ठीक, फिर इसके बाद आप पेन दो यूज करोगे। एक तो नॉर्मल पेन यूज करो जो हम नोट करते चलते हैं, एक पेन आप वो वाला रख लो जिसको इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर्मूला नोट करना है, या आपको कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको याद करना बाद में, या मैं खुद लिखवाऊंगा कि एज इट इज एग्जाम में आ सकता है, या एनसीईआरटी का पॉइंट है वैसे। ठीक, तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं जो व्हाइट पेन से लिख रहा हूं ना, वो आप एक कलर का पेन आप ब्लू पेन से लिख लो, और जो भी मैं येलो से लिखूंगा तो वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप उसको ब्लैक से लिख लेना। या एक काम आप ये भी कर सकते हो कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूंगा आप उसके ऊपर है ना स्टार लगा लो पेंसिल से। ठीक है, वो आपने लगा लिया, उसके बाद क्या होगा, अब जैसे स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। जैसे भाई स्टार्टिंग में तो ये बताऊंगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलर मास, तो मैं इसको भी इंपॉर्टेंट लिखूंगा ऐसे बॉक्स में। बट ये तो मोस्टली स्टूडेंट्स को याद रहता है, और जो नए बच्चे हैं उनको याद हो जाएगा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, है ना? तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पेंसिल से मार्क करो, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। और जब आपको याद हो जाए ना, जब आप नोट से रिवाइज करोगे, उसको रफ करते चलो, भाई ये पॉइंट तो याद हो गया। ठीक है, मैं तो वही ये मान के चलाऊं बढ़ाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं आता। जैसे भाई हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को आपको याद भी होगा, और नहीं होगा तो हो जाएगा। तो इसलिए इसको ना ऐसा पॉइंट क्यों बना रहे हो जो आपको हमेशा याद करना है, इस पे पेंसिल से मार्क कर दो, कर दिया, और जैसे ही आपका बार बार रिवीजन होने के बाद ये याद होगा, इसको रफ कर दो।
समझे कि नहीं समझे? तो ये पैटर्न अपने को फॉलो करना है, तो इसलिए पेंसिल भी साथ में रखना है, ठीक, या घर जाके मार्क कर लेना, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक। फिर इसके बाद एनसीईआरटी देना मेरे को। मैं आपको एनसीईआरटी में डेली बताऊंगा। अगर बाई चांस मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और मैं भूल जाता हूं, आज मैं बताना ही भूल गया कि आपको कौन सा पेज पढ़ना है, तो आप मेरे से पूछ के जाओगे लास्ट में कि सर प्लीज बता दो, है ना। आप मेरे से पूछ लेना कोई भी लास्ट में, है ना, तो मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा भाई ये वाला पेज पढ़ना है और यहां से यहां तक आपको करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये नई एनसीईआरटी आपकी जो लेके आए हो, ठीक है। और किसी के पास पुरानी है? कोई बात नहीं, जैसी भी है रखो, ठीक। समझ आ गया अपने को कैसे करना है। अच्छा एक बात, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, क्लास में कोई भी डाउट आता साथ में पूछ लो, क्योंकि डाउट अगर आपका क्लास में क्लियर हो गया ना, फिर दोबारा डाउट कभी भी नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा अच्छे से सो के नहीं आते हो, क्लास में नींद आती है, खड़ा होकर क्लास में क्वेश्चन पूछ लो, नींद गायब। सबसे आसान मेथड है नींद गायब करने का। नींद आती है ना कई बार क्लास में, आपको एसी चलती है तब बढ़िया, मतलब ठीक, आज रात में नहीं आई थी, क्लास में आती है नींद, तो उस टाइम क्या करो, क्लास में खड़ा होके सर से, सर ये कैसे किया आपने, नींद भी भाग जाएगी, और अगर लॉलीपॉप डाउट होगा फिर तो मैं वैसे ही भगा दूंगा ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, ठीक। इसके अलावा और भाई डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक। टेस्ट रेगुलर अटेम्प्ट करो, जो मैं आपको बताऊंगा वो फॉलो करते जाओ। मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं 180 आउट ऑफ 180 की, ठीक। क्या करना है, 1.5 घंटा डेली क्लास में आना है। अपनी 90 मिनट की क्लास होगी, 90 मिनट यहां पे अच्छे से पढ़ो, खाली दिमाग से आओ, बिल्कुल फ्रेश माइंड। पढ़ा आपने 90 मिनट, घर जाते ही नोट्स रिवाइज करो सबसे पहले, ठीक। नोट्स कैसे रिवाइज करते हैं मैं बहुत बार बता चुका हूं, आपने यूट्यूब पे सुना होगा, एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले तो जब आप नोट्स बनाएंगे, जैसे मैंने बता दिया, हर चैप्टर के पीछे 4-5 पेज खाली छोड़ने हैं। जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, 4-5 पेज खाली छोड़ दो, उसमें बचत नहीं करनी, वो बहुत यूज में आएंगे। ये प्लानिंग है हमारी, और इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, ठीक। फिर इसके बाद देखो, जैसे ही आपने नोट्स यहां पे बनाए, घर जाओ, घर जाते ही आपको क्या करना है, नोट्स को ऐसे बंद करके रख दो और माइंड में रिमाइंड करो कि आज सर ने क्या क्या मेरे को बताया, क्या क्या सीखा, कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये पूरी 90 मिनट की क्लास 3-4-5 मिनट में आपके पूरी रिमाइंड हो जाएगी, ठीक। फिर नोट्स को ओपन करो, फिर एक एक चीज को थ्योरली पढ़ो कि सर ने आज कौन सा फॉर्मूला लिखा है, कितने क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन जो करवाया है मैंने घर पे आपको एक बार रफ कॉपी पे करके देखना है, जो फॉर्मूला मैं लिखवाता हूं वो रफ कॉपी पे लिख के देखो। जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शन को एक बार खुद से लिख के देखो। तो ऐसे करना है। फिर वापस कॉपी बंद कर दो, फिर 3-4 मिनट फिर रिमाइंड करो कि आज आपने क्लास से क्या क्या सीखा, आज आपने नोट्स में क्या क्या पढ़ा। समझे कि नहीं समझे? ऐसे अपने को काम करना है। कर लेंगे पक्का, ठीक। ये इस चीज में आपको मैक्सिमम 30 मिनट लगनी चाहिए, और क्लास में पूरी कंसंट्रेशन है 20 से 25 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं। कुछ बच्चे होते हैं कि यहां पे ना रफ कॉपी में लिखेंगे, फिर घर जाके साफ में, पहले तो साफ में लिखना है और फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, तो सारी चीजें घर पे जाते ही 15 मिनट में हो जाएगी, 20 मिनट में, नहीं तो किसी स्पीड कम तो यार 30 मिनट में हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे मैं पेज नंबर बताऊंगा आपको एनसीईआरटी का, वो भी उसी दिन पढ़ना है। बट उससे पहले एक काम करना, जो टॉपिक आज आपने पढ़ा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन आपको डेली के डेली मिल जाएंगे, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए, भाई मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। मैं दूंगा ना आपको क्वेश्चंस। क्वेश्चन बैंक बीवाइज का बिल्कुल नया बन रहा है ना, लेटेस्ट है, उसमें सारे नए पैटर्न के क्वेश्चन है, मैच द कॉलम आएगा, असर्शन रीजन स्टेटमेंट, सब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। बीवाइज के क्वेश्चन बैंक के अलावा आपको ना कोई मॉड्यूल करना, ना कोई बुक करनी है। आपको मैं एक गारंटी दे रहा हूं, विद इन ए मंथ साइड के रूम वाला स्टूडेंट आगे बोलेगा, यार दिखाना आज क्या मिला बीवाइज से, दिखाना एक बार क्वेश्चन बैंक। लोग पूछेंगे आपसे कोटा में, ये बीवाइज का क्वेश्चन बैंक कैसा है। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मैं बना ही ऐसा रहा हूं। मैंने पिछली बार बनाया था, बच्चों ने बहुत प्रेज किया उसको, और इस बार मैंने उसको भी चेंज कर दिया, उसको भी इंप्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। अपने क्वेश्चन बैंक में एक्सरसाइज 1 होती है, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है, साथ की साथ डेली कर लेना है। तो डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस को 30 मिनट लगेगी, फिर उसके बाद 30 मिनट एनसीईआरटी को। तो 1.5 घंटा क्लास में और 1.5 घंटा घर पे, और रात में सोने से पहले एक बार और रिमाइंड कर दो कि सर ने हमें क्या क्या सिखाया था आज। बस हो गया आपका काम। डेली इतना ही करना है। फिर नेक्स्ट डे जब नोट्स पढ़ोगे ना, उससे पहले एक बार कल सर ने क्या सिखाया था वो रिवाइज कर दो।
फिर थर्ड डे जब आप नोट्स पढ़ोगे ना, फर्स्ट और सेकंड सर ने क्या रिवाइज करा वो पढ़ लो। यानी जो आज आपने चीज पढ़ी ना, परसों तक रिमाइंड करोगे इसको। फिर वीक पूरा होने के बाद 6 दिन में सर ने क्या सिखाया। तो अगर आप एक चीज को इतनी बार पढ़ चुके होगे, फिर तो पेज देखते ही याद आ जाएगा, यहां पे ये लिखा है। और पेज पलटने में पूरे वीक के कितने पेज पढ़ेंगे? डेली के अगर आप 10 पेज भी लिखो, 50-60 पेज होंगे। आप 10 मिनट में नहीं तो 20 मिनट तो आधे घंटे में पढ़ दोगे। समझे कि नहीं समझे? तो वीकली रिवाइज करना है, फिर 14 डेज में रिवाइज करना है, 2 वीक का एक साथ, ठीक है। फिर 1 मंथ में 4 वीक का रिवाइज करना है। और 1 मंथ में रिवाइज करना है, जैसे मैं पढ़ने का मेथड बताना, ऐसे पढ़ोगे ना 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, ठीक है। करोगे ना ऐसी? बस यही करना और कुछ नहीं करना। अच्छा, एनसीईआरटी में जो भी करोगे पेंसिल से करना। पहले क्या करोगे? पेंसिल से लिखना, पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ठीक। फिर बार बार उसको ना जब रिवाइज करोगे, जो पेंसिल जो इंपॉर्टेंट चीजें फिर वो हटती जाएंगी। पहले दिन आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, फिर धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। और जब 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, लास्ट में ना पूरे चैप्टर में मुश्किल से 30, 40, 50 लाइंस बचेंगी आपकी रिवाइज करने के लिए। वही आपको करना है एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले हम चीजों को इतना है ना, ये इतना कर लेंगे, इसको ऐसा सिस्टम बना लेंगे, एग्जाम से 2 दिन पहले भी आप रिवाइज कर सकते हो। 2 घंटे में पूरी केमिस्ट्री पूरी, ठीक है। बट कब होगा? जब आप मेरे को सही से फॉलो करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे थे क्वेश्चन बैंक की। इसमें क्या आएगा? और एक्सरसाइज 2 मिलेगा आपको, जिसमें आपके रैंडम क्वेश्चंस होंगे, या तो टॉपिक वाइज आ रहे हैं, उसमें रैंडम क्वेश्चन होंगे, ठीक। और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक। फिर इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 3 आएगी। 3 में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, नीट के 15 ईयर ओनली। अब आप कहेंगे सर उससे पहले कि हम तो 30 ईयर करना चाहते हैं, वो क्वेश्चन मैंने यहां पे रख रखे हैं, है ना, बिना बताए। क्योंकि कई बार ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि यार आपको पता ही नहीं है नीट का क्वेश्चन है, फिर भी आप सोल्व कर रहे हो, वो इसलिए। और फिर एक्सरसाइज 4 में आईआईटी एडवांस के लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस, यानी 44 ईयर के, क्योंकि आईआईटी में कम क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर के साथ आपको 10 से 15 क्वेश्चन मुश्किल से मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन इसमें रख दिए मैंने, वो क्वेश्चन रखे जो नीट में आ सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर आईआईटी एडवांस के करा रहे हो हम तो पूरा हर एक क्वेश्चन करेंगे, मैं करवाऊंगा आपको, अलग से नहीं करना। वो एक्सरसाइज ए है अपनी। फिर एक एक्सरसाइज बी है जिसमें जेई मेंस के लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन है, और 15 ईयर से पहले वाले वो एक्सरसाइज 2 में है। तो जो इंपॉर्टेंट जेई मेंस और एडवांस के वो क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। और फिर क्या असर्शन रीजन, क्या स्टेटमेंट, क्या मैच द कॉलम, सब यही है। आपको टेंशन नहीं लेनी, बस आपको पढ़ना है। फिर आएगा हमारा थोड़े दिन बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन होंगे, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन, एमसीक्यू। उसके अलावा फिर एनसीईआरटी से और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी उसमें होंगे, हर चैप्टर के साथ 70-80 क्वेश्चन। तो इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अब बताओ कमी रहेगी? अब जरूरत है क्या क्वेश्चन बैंक की? मैं आपको ये मान लो 8000 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं। आप किसी भी बुक को उठा लो, ढंग की बुक की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि कुछ भी उठा लिया, अच्छी बुक की बात कर रहा हूं। किसी भी कोचिंग मॉड्यूल को उठाओ, कुछ भी उठाओ, किसी भी क्वेश्चन बैंक में इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये टेंशन खत्म अपनी। और बताओ किसी का कोई डाउट है तो फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। है क्लियर है बिल्कुल सब कुछ? बस अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई, हमें कैसे करना है, क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, टेस्ट होंगे आपके चैप्टर वाइज, जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद आपका टेस्ट, ठीक है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया तो एक दिन आपको ना एक्स्ट्रा रुकना होगा यहाँ पे 1 घंटा, या पहले बुला लेंगे तो क्लास में ही टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट को बड़े ईमानदारी से करना, क्योंकि मैं टेस्ट बहुत ज्यादा जोर लगा के बनाता हूं। जोर लगा के इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे लिखता हूं, मतलब पूरा मैं टाइम देता हूं एक टेस्ट को, एक दिन में बनाता हूं, ठीक। उसमें कोई डाउट आता है, अच्छा डाउट में तो कभी भी नहीं शर्माना, मेरे से ही पूछना है। डाउट आप मेरे से पूछोगे, आप सब इक्वल हो, आप में कोई ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा ना क्वेश्चन पूछ के तुम कितने इंटेलिजेंट हो, ठीक है? ठीक है ना, बोलो भाई। फिर आगे बढ़े। अच्छा, मैंने इस बार एक नई चीज सोची है, अभी सुबह सुबह दिमाग में आई। हम डेली एक लेक्चर के साथ एक कोट लिखें, पॉजिटिव कोट, इससे शुरुआत की जाए, है ना। तो लिखो फिर आज का, आप भी लिख सकते हो घर पे, या मेरे को कभी याद नहीं रहे क्लास के बाद भी लिख सकते हैं, याद करा देना, क्लास के बीच में पूछ सकते हो,
ठीक, बट लिखना है एक टूडेज थॉट। और ये आपके डर के लिए है। देखो, योर वीकनेस इज योर स्ट्रेंथ। योर वीकनेस इज योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की स्पेलिंग गलत कर दी क्या? NGTH आएगा या GNTH आएगा? सही है क्या? योर वीकनेस इज योर स्ट्रेंथ। गिव इट ए स्पार्क। समझे इसका मतलब? जब मैंने फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, मुझे मोल कॉन्सेप्ट और आयोनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन 3 चैप्टर से सबसे हार्ड लगता था। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब बताऊं मैं, आप ये कहोगे आयोनिक इक्विलिब्रियम जितना अच्छा मैं सिखा सकता हूं, मैं दावे के साथ बोलता हूं कोई नहीं सिखा सकता। मैंने क्या किया? अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया। मैं घबराया नहीं उससे। ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई, फिर करें स्टार्ट, आगे बढ़े। तो अब देखो, ये हो गया। तो अगर आपको लगता है केमिस्ट्री में कोई भी आपकी वीकनेस है, आज नोट कर लो कॉपी पे, केमिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ बनने जा रही है, केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन करवाने जा रही है। मार्क्स आएंगे तीनों सब्जेक्ट में, परसेंट कैलकुलेट करना केमिस्ट्री में होंगे मैक्सिमम। बट कब? जब आप मेरे को डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन में फर्स्ट डे से फॉलो करोगे। ठीक ना? समझ गए भाई? तो आज 1 अगस्त है, डेट भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक, बट डेली एक थॉट पॉजिटिव एनर्जी के लिए। करें फिर स्टार्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई? जैसे एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी में भी इंट्रोडक्शन है। ठीक, केमिस्ट्री आपको टफ इसलिए लगती है कि केमिस्ट्री से आप डरते हो। आप सोचते हो कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस है, आप सोचते हो कि केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस है, आप सोचते हो कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस है। ऐसा कुछ है ही नहीं। केमिस्ट्री तो लाइफ है। ये क्या है? क्या ये वाटर है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसका शेप क्या होता है? V शेप, बेंट शेप। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104 डिग्री, 104.5 डिग्री बोल दो। ठीक है, ये क्या है? न्यूट्रल है, कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। ठीक, और ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। ठीक, और ये क्या करता है भाई? बेस के साथ एसिड का काम कर सकता है, एसिड के साथ ये बेस का काम कर सकता है। ठीक, बोलो भाई, ये बात मतलब इसकी और सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यही तो केमिस्ट्री है। आप कहां रिएक्शन में घुसे हुए हो? तो केमिस्ट्री को आपको ये सिरदर्दी नहीं बनाना, केमिस्ट्री से प्यार करो। आप हर टाइम हर जगह केमिस्ट्री ढूंढने की कोशिश करो। हम खाना खाते हैं, अंदर रिएक्शंस होती है, केमिस्ट्री है। ठीक, कपड़े धोते हैं साबुन से, सरफ से, केमिस्ट्री है। ठीक, हमने क्लोथ्स डाल रखे हैं, ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं, केमिस्ट्री है। ठीक, ये क्लोथ्स, मोस्टली क्लोथ्स कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलोइड होते हैं मोस्टली क्लोथ्स। मैं पढ़ाऊंगा आपको सरफेस केमिस्ट्री में। बारिश हो रही है, कोएगुलेशन के कारण बारिश होती है, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जो हम चारों तरफ देख रहे हैं ना, ये सारा ही केमिस्ट्री है। हम टैबलेट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो केमिस्ट्री है। आप क्या करते हो? केमिस्ट्री को रटने की कोशिश करते हो। भाई केमिस्ट्री को फील करो। आप देखो कि आज आप बीमार हुए, आप मेडिसिन लेके आए, उसकी कंपोजिशन क्या है? उसमें पैरासीटामोल कितना है, एस्पिरिन उसमें कितना है, और अदर कंपाउंड कौन से हैं, क्या क्या है। ठीक, उसमें वेट बाय वेट परसेंट लिखा है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट लिखा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट लिखा है। क्या है ये कंसंट्रेशन टर्म्स है, वो उसकी स्ट्रेंथ को बता रहे हैं। तो आप सोचते हो यार ये क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत पड़ेगी मोलरिटी, मोललिटी की? सोचते हो ना आप पढ़ते टाइम, पड़ी ना जरूरत? अरे डॉक्टर बनने जा रहे हो, जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो फिर हर चीज को ऐसा देखो। ठीक, हमारा मोबाइल फोन काम कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कि नहीं है? केमिस्ट्री है।
आप कहीं भी चले जाओ आपको हर जगह केमिस्ट्री दिखाई देगी, ठीक है ना। हमारा ब्लड हमारी बॉडी में पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है। ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है, केमिस्ट्री है, ठीक है। तो हर जगह केमिस्ट्री है, बस ढूंढने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। फिर करें भाई स्टार्ट। तो आज से केमिस्ट्री से डरना नहीं है। तो सबसे पहले, और मैं ये मान के पढ़ाऊंगा आपको कुछ भी नहीं आता, आपको ना एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, नहीं पता आपको। नहीं सर हमें आता, सब आता है, इतना भी बिल्कुल आप हमारा स्टैंडर्ड मत गिराओ, अभी गिराऊंगा थोड़ी देर में, अभी बताऊंगा नहीं आता आपको। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा जीरो से और हायर लेवल तक आपको सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, खाली दिमाग रखना अपना, ठीक है। कर दे भाई स्टार्ट। देखो फिर सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें मेरे साथ लिख सकते हैं, वैसे सबको आती होगी। क्या है केमिस्ट्री की डेफिनेशन? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो लिख लो ये, क्या लिखोगे भाई? केमिस्ट्री इज द, साथ के साथ लिखो, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद क्या आएगा फिर इसके बाद? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है भाई, अब तो समझ में आ गया होगा कितना बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब लिखो, ये हो गई केमिस्ट्री की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम मैटर की लिखेंगे, बट इससे पहले अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा है AZT, एक मेडिसिन है, सुना आपने? एजिडोथाइमिडिन, यही नेम होगा, चेक करो। क्या होती है, किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है? कैंसर नहीं, एड्स, ठीक है। वो टैक्सोल और सिस्प्लेटिन है। तो मुझे ऐसा लगता है एग्जामिनर आने वाले टाइम पे इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंट्रोडक्शन में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना, वो अपने नोट्स में होगा। लिख ले फिर, तो लिख लो यहीं पे, एनसीईआरटी में है ये। एनसीईआरटी पढ़ना भी और यहां भी लिख लेंगे। क्या लिखोगे? सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एक पॉइंट तो ये हो गया एनसीईआरटी का। दूसरा पॉइंट क्या है? AZT, इसकी स्पेलिंग देख लेना, एजिडोथाइमिडिन, यही है क्या नेम? देखना इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ही मिल जाएगा, एजिडोथाइमिडिन। AZT इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। भाई एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है, डॉक्टर बनने जा रहे हो, बताओ AZT किसके ट्रीटमेंट में यूज होती है? पढ़ा आपने पहले कभी ऐसे मोल कॉन्सेप्ट? ये ऐसे ही तो एनसीईआरटी हम क्लास में कवर करेंगे। मैंने बोला ना क्लास में होगा सब कुछ एनसीईआरटी। यहां पे लिख लो, ये एनसीईआरटी में है। जो एनसीईआरटी का पॉइंट मैं लिखवाऊंगा वो तो आपको अलग बिल्कुल नोट साफ कर लेना है, अलग उसका तो बल्कि अलग हाईलाइटर बना लो। बेटा सीधा ही लिखा करो ना पूरा पेज पे, नहीं आदत कम पेज बनाने के लिए, कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। लिख लिए भाई दोनों पॉइंट। अब वापिस आ जाए अपने उसी सीक्वेंस पे। अब हम बात करेंगे व्हाट इज मैटर, ठीक। व्हाट इज मैटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर, या सीधा लिख लो मैटर की डेफिनेशन। क्या होता है भाई मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे मैं क्या हूं? मैटर हूं मैं। ये बोर्ड क्या है? मैटर है। ये पेन क्या है? मैटर है। आप लोग क्या हो? ये क्या है? ये बुक्स और ये टेबल, ये बैग्स, ये बोतल, सब मैटर है, ठीक। तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, बोलो इसमें कोई डाउट है क्या?
आज हम बिल्कुल बच्चों वाली बातें करेंगे, बिल्कुल बेसिक। मतलब आपको ऐसा लगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, हमने सुना था अच्छा नाम है सर का, मतलब बहुत बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाते, क्या लॉलीपॉप बातें कर रहे हैं, हाइड्रोजन के 4 ग्राम में कितने मोल है। लेकिन आज लॉलीपॉप कर रहे हैं, फिर देखना थोड़े दिन के बाद ऐसा बना दूंगा आपको, IIT एडवांस के भी क्वेश्चन सोल्व करोगे आप भाग भाग के, और करेंगे बिल्कुल बेसिक। मेरे को तो बस ये आता है क्या है एटम, क्या है मॉलिक्यूल, क्या है। यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लिखा तो 2 डेफिनेशन हमने पढ़ ली। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब उसके बाद मैटर क्या है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक, अब मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे। मैटर का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया गया है। कैसे, बीच में लिख लो आप पेज के, ये ऐसे बीच में लिखा और इसमें से 2 एरो निकलेंगे। एक तो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या आता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, तो ये ऐसा लिख लिया। देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं साथ के साथ लिख लो, बट जब मैं बोल दूंगा ना अब समझो, उस टाइम समझना भी है। ठीक, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब पहले बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन की। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वेरी गुड। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। अच्छा, कोई हिंदी मीडियम से है, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, समझ आ रहा ना। ठीक है, देखो मेरे को यार बिल्कुल हिंदी में ऐसे पदार्थ मेरे को बोलना नहीं आता है ना, रसायन विज्ञान मुझे बोलना नहीं आता है, बट मुझे आता है समझाना, और देशी में बिल्कुल बढ़िया, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से बस। ठीक, तो देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले सॉलिड में क्या इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ये एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठीक, और ये जो पार्टिकल है लिक्विड के, इनमें थोड़ा सा स्पेस होता है। ठीक, और गैस के पार्टिकल क्या है, ये बिल्कुल दूर दूर होते हैं, और इसीलिए इनमें स्पेस ज्यादा होने की वजह से आप इनको इजीली कंप्रेस कर सकते हो। ठीक, अब सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड की वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स। वॉल्यूम फिक्स क्यों है सॉलिड का, जैसे ये देखो, ये पेन है, आज आपने देखा, कल देखना, कल भी ऐसा ही मिलेगा, इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जितनी आज कर रहा है। ये ऐसा कि कल आधी क्लास में मुंह फुला के यही बैठा है, हमारा मार्कर मार्कर आधी क्लास में बैठा, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम फिक्स है, सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है, और शेप भी फिक्स होता है। ये नहीं कि आज तो ये लंबा सा है फिर कल गोल गोल मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो वॉल्यूम और शेप क्या है किसका, वेरी गुड, वॉल्यूम फिक्स, शेप भी फिक्स है। और अगर बात की जाए लिक्विड की, भाई लिक्विड जैसे ये पानी की बोतल है, इसमें 1 लीटर पानी है, तो इसको मैं अगर जग में डाल दूंगा तब भी 1 लीटर ही रहेगा ना, बाल्टी में डाल दूंगा तब भी 1 लीटर ही रहेगा, तो वॉल्यूम हो गया फिक्स। बट अभी इसने बोतल का शेप ले रखा है, अगर मैं इसको जग में डाल दूंगा किसका शेप ले लेगा, जग का शेप ले लेगा, तो इसका शेप क्या है, फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, वॉल्यूम फिक्स, हाँ वॉल्यूम डेफिनेट लिख दो, ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, फिक्स किसी का डेफिनेट लिख लो, अच्छा पढ़ने में अच्छा लगेगा, वॉल्यूम डेफिनेट, और फिक्स लिख देगा कोई दिक्कत नहीं है, रफ नहीं करना आप। वॉल्यूम डेफिनेट, इसकी क्या है, वॉल्यूम डेफिनेट और शेप इनडेफिनेट। समझे कि नहीं समझे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, गैस। गैस में हम क्या लिखेंगे, अब गैस है, आप बैलून लेके आते थे बचपन में अलग अलग शेप के, फिर आप उसको ऐसे दबाते थे तो शेप चेंज हो जाता था उसका, तो शेप भी चेंज हो जाता है, और वॉल्यूम उसको दबा के आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम भी कम कर देते हो। तो वॉल्यूम भी इनडेफिनेट और शेप भी इनडेफिनेट, वॉल्यूम इनडेफिनेट और शेप भी क्या है, इनडेफिनेट, यानी फिक्स नहीं है। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, भाई जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड को हम क्या करते हैं, सॉलिड को हीट करोगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को हीट करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली में पता क्या करते हैं हम लोग, पार्टिकल्स को दूर दूर करते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जाना है, भाई सॉलिड है ये, सॉलिड से आप लिक्विड में गए, कौन से किस में जाएगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे। और रिवर्स, ये क्या होती है, फिजिकल फिनोमिना, ये रिवर्सिबल होता है। जैसे आइस को ना आप पानी में रख दो 0 डिग्री सेल्सियस पे, जितना आइस है ना वाटर में जा रहा है ना, वाटर उतना आइस में आ रहा है,
रिवर्सिबल होता है। फिर लिक्विड को गैस में करोगे तो ये कितने टेम्परेचर, किस पे, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक, बोलो भाई इसमें कोई डाउट है क्या, समझे कि नहीं समझे। अब देखो जिसमें इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज जो है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बोल दो, जितने ज्यादा होंगे उसके पार्टिकल को दूर करना उतना मुश्किल होगा, तो उतना ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। और जिस लिक्विड में पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होगी, तो उसके पार्टिकल को दूर करके गैस में लेके जाना मुश्किल होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण बनते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के कारण। तो हम जैसे भी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये चेक करेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज किस में ज्यादा है। तो आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, और ये ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है आगे पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, हर जगह काम आएगा। समझे कि नहीं समझे। बट आज मुझे बताना था, ये बता रहे थे, अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे इसको। मैं आज के बाद है ना दोबारा ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि बच्चे नहीं हो आप, ये सीख के आए हो, मैंने बता दिया एक बार, ठीक है ना, पक्का। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाए, ये लिखना तो लिख सकते हो, ठीक। फिर आता केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है, दो। कौन सा आता है, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा आप क्या आते हैं, मिक्सचर। ठीक, अब प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, भाई प्योर है, कंपोजिशन इनमें फिक्स होती है, क्या है, कंपोजिशन फिक्स होती है, ठीक। और मिक्सर किसे कहते हैं, जिसमें कंपोजिशन फिक्स ना हो। जैसे भाई कोई ज्यादा, भाई जैसे चाय की बात कर दो, चाय क्या है, मिक्सर ही तो है, दूध का, चाय पत्ती और चीनी का। तो कोई तो कम मीठी चाय पीता है, कोई ज्यादा मीठी चाय पीता है, तो मिक्स उसमें कंपोजिशन डिफरेंट होगी ना कंपोनेंट्स की, ठीक। तो मिक्सर में क्या होता है, कंपोजिशन इज नॉट फिक्स, कंपोजिशन इज नॉट फिक्स्ड। समझे भाई ये बात आप। इसके बाद आगे बढ़ जाए, ठीक है। फिर अपने को आगे बढ़ना है, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या है भाई, ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं ये भी। कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर, यही ना। तो अब इनके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पूछ लूं या लिखूं, चलो लिख देता हूं। ये लिख लिया आप लोगों ने, हाँ ये बना लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाओ। आप शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि सर जैसा लिख रहे हो बिल्कुल वैसा ही लिखना है ना। कई बार जब मैं कोटा पढ़ता था ना, मेरे में बड़ा जोश था कि टीचर ने जो बताना वही लिखना है। देखो मैं तो ये भी बताऊंगा आपको कि केमिस्ट्री क्या है, मैटर क्या, सब कुछ बताऊंगा, तो आपको लिखना जरूरी नहीं है। हाँ जहां पे काम की बात आएगी ना, वो फिर चाहे कितनी भी छोटी हो मैं बता दूंगा। जैसे मैंने बोला भाई ये 2 पॉइंट आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो मैंने बोला ना लिखो सारे के सारे। तो अब तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट थे लिखने, और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन है O3 इज, लिखो भाई क्वेश्चन, ओजोन इज, पहला एन एटम, दूसरा ए मॉलिक्यूल, तीसरा ए कंपाउंड, एन एलिमेंट। कितने लोग बोल रहे हैं 2 और 4, सिर्फ 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। इसका मतलब आपने कहीं पे पढ़ा है मेरे से पहले, क्लास में ही बोला था क्या मैंने, अच्छा वो सेमिनार में सेम क्वेश्चन कर दिया क्या, अच्छा समझ गए ना आप। देखो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। आपने फिर कहां ढूंढा, ये कहां पे ढूंढा आप लोगों ने फिर, ये कहीं तो पढ़ा होगा जाके, मेरी वीडियो देखा फिर वो भी। वेरी गुड यार, बड़े इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी बात है। देखो अब जिसको मान लो किसी को समझ में नहीं आया, जिसने अटेंड किया, जिसने देखा, अच्छी बात है। अब आंसर आप खुद करेंगे, मैं पहले पढ़ा देता हूं, ठीक। अब इसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो। अब हम बात कर रहे थे प्योर सब्सटेंस की। मैंने क्या बोला, प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं। कौन सा, एक तो आपका क्या है, एलिमेंट है,
और दूसरा क्या है, कंपाउंड। अब एलिमेंट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखो, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। यानी ये एक ही टाइप के एटम्स के बने होते हैं, इनमें डिफरेंट एटम होता ही नहीं है, ठीक। और कंपाउंड क्या होते हैं, चलो पहले एलिमेंट का एग्जांपल लिख लेते हैं भाई। ये एक ही टाइप के एटम के बने होते हैं, बताओ कौन सा हो गया। जैसे कार्बन है, सोडियम है, जैसे ये लिख लो आप, आप पहले ये लिख लो, सोडियम, कॉपर है, आयरन है, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। H2 है, इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों सेम है। O2 है, O3 है, इनमें क्या सेम ही तो एटम है। इसके अलावा N2 हो गया आपका, ठीक। और बताओ, S8 है, सल्फरेट, P4 है, वेरी गुड भाई। P4 में क्या, चारों फास्फोरस एटम है, एक ही टाइप के तो एटम है, तो ये एलिमेंट इसका मतलब, नहीं समझे। फिर इसके बाद और एग्जांपल बताओ। हाँ, N2 हो गया, Cl2 हो गया, Hg हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, सारे आ गए ना। S2 हो गया, सल्फर 8 S2 भी लिख सकते हो, S2 भी होता मॉलिक्यूल। इसके अलावा और कौन से आते हैं, S6 होता है एक, ये आ गया। और बताओ, और सब बढ़िया। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, क्या है ये, इनमें सब कार्बन एटम ही तो होते हैं। C60, C70, क्या है, 60 कार्बन एटम्स है, 70 कार्बन एटम्स है, क्या सब ये सेम टाइप के एटम, इसलिए क्या है ये एलिमेंट। समझे कि नहीं समझे। जिसमें एक ही टाइप के एटम होंगे दैट इज नोन एज एलिमेंट, हिंदी में उसको तत्व कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद देखो कंपाउंड। कंपाउंड क्या है भाई, मेड अप ऑफ टू और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। यानी इसमें क्या होगा, पहली बात, इसमें सिंगल एटम नहीं हो सकता, 2 या 2 से ज्यादा होंगे, और वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे भाई सबसे सिंपल बना लो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया एग्जाम्पल में, और क्या आएगा, NO सुना होगा आपने, वेरी गुड। वाटर हो गया, NO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, ठीक। और बताओ, H2SO4 हो गया, H2O2 हो गया, ये क्या सारे कंपाउंड ही तो हैं। अब तो कितने ही लिख लो, बस क्या होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स, सही है ना। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाए। अच्छा, दिख तो सबको क्लियर रहा ना, कहीं ऐसा तो नहीं बोर्ड पे कहीं लाइटिंग आ रही है और प्रॉब्लम आ रही हो। तो आप एक काम कर लिया करो, इधर बैठ जाया करो ना, क्योंकि लाइटिंग बंद कर देंगे तो रिकॉर्डिंग भी चल रही ना अपने साथ में। ये लिखा आप लोगों ने, या लिखना है, एक साथ लिख लेना, मैं पहले बढ़ा देता हूं। चलो नेक्स्ट आता है आपका एटम। अब हम बात करेंगे एटम की। व्हाट इज एटम, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर that take part in chemical reactions। समझे कि नहीं समझे, बोलो कोई डाउट है क्या, कर लेंगे भाई ऐसे। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, और एग्जांपल बताओ भाई। एटम तो सिंगल भाई, कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम, यही होगा ना। जैसे ये कॉपर का एक एटम है, ये सोडियम का एक एटम है, ये कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, मरकरी का एटम है, ऐसे, ठीक। आयोडीन का एटम है, सल्फर का एटम है, फास्फोरस का एटम है। तो ये सिंगल एक एटम होता है, ठीक। और एटम ही रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आधा एटम रिएक्शन कर रहा है, एक पूरा एटम रिएक्शन करता है। जैसे 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बनाते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझे कि नहीं समझे। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाए, पक्का भाई। नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स which may be same or different।
समझे कि नहीं समझे? दो या दो से ज्यादा एटम का मिलकर बना होता है, और वो क्या हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब देखो डिफरेंस क्या है, कंपाउंड में और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है भाई? कंपाउंड में क्या होगा, वो दो या दो से ज्यादा एटम का मिलकर बना है, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मॉलिक्यूल भी दो या दो से ज्यादा एटम के मिलकर बना है, बट वो क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब मॉलिक्यूल और एलिमेंट में डिफरेंस देखो, इसमें क्या है, एक ही टाइप के एटम होंगे सारे, और इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे, जैसे भाई आपका भाई O2 आ गया, सबसे पहले जैसे यही आ गया भाई, H2 है, O2 है, O3 है, N2 है, ठीक। और बताओ, ये सेम टाइप के लिख दिए, S8 है, ये क्या मॉलिक्यूल है, P4 है, सब क्या है, कार्बन 60 है, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल ही तो है। अरे इसमें 6, ये देखो 6 एटम है कार्बन के, ये सेम वाले एग्जांपल हो गए। अब हम डिफरेंट वाले लिख देते हैं, जैसे CO है, NO है, H2O है, ठीक, H2O2 है, H2SO4 है, या इसके अलावा SO2 है, ठीक, SO3 है। तो ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? अब मुझे आप खुद बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ओजोन क्या है भाई, है एलिमेंट भी है, मॉलिक्यूल भी है। आंसर 2 and 4 बोथ। समझ गए ना? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा एटम है, तो मॉलिक्यूल तो अपने आप हो गया। सेम और डिफरेंट से फर्क ही नहीं पड़ता मॉलिक्यूल में। लेकिन उसके जो एटम है, तीनों ऑक्सीजन एटम होते हैं ओजोन में, तो तीनों क्या सेम है, इसलिए वो एलिमेंट भी है। समझे ना? इसको लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो, एटम और मॉलिक्यूल पे भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बनाने वाला हो तो। अगर एग्जाम में लिख के दे देना C70 क्या है, आधे तो वैसे ही छोड़ देंगे, C70 तो पढ़ा ही नहीं भाई। ठीक है, जेईई मेंस में आ चुका है इस पैटर्न का क्वेश्चन। C60 क्या है, C70 क्या है, एटम मॉलिक्यूल पे। मैंने बताया ना आपको, एग्जामिनर की और मेरी थिंकिंग मिलती है भाई, सेम मिलती है बिल्कुल। क्योंकि मैं तब तक क्वेश्चन को नहीं छोड़ता हूं जब तक मैं उसका निचोड़ ना निकाल दूं, ये पूछा क्यों। ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या आता है भाई, मिक्सर की बात करें। नहीं लिखा बेटा, करूं बैक? लिख लो लिख लो लिख लो। शर्माने की कोई जरूरत नहीं अपनी क्लास में। अरे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी, लेकिन सीखने आए हो, सीख के जाना। मेरे को पैसे आपने सीखने के दिए हैं, सीख के जाओ। ठीक है ना? क्यों पोलोमी? सही बात है। अच्छा लग रहा है? ठीक समझ में आ रहा है? ठीक पढ़ा रहा हूं मतलब? ठीक पढ़ा देता हूं, ठीक है, थैंक यू। योर एप्रिसिएशन इज माई एनर्जी। नेक्स्ट देखो, हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो भाई, मिक्सर। अब मिक्सर लिख लो हेडिंग। मिक्सर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। जैसे एक तो आपका आ गया होमोजीनियस मिक्सर, और दूसरा आता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। ये तो चाहे साथ की साथ लिख लिया करो आप, जहां रुकना होगा ना वहां मैं बोलूंगा भी अलग से कि भाई रुक, थोड़ा ब्रेक ले। ठीक। होमोजीनियस मिक्सर किसे कहते हैं? जैसे पानी और नमक का मिक्सर है, ये होमोजीनियस मिक्सर है। पानी और शुगर का मिक्सर है, वाटर और अल्कोहल का मिक्सर है। ठीक, ये क्या सब होमोजीनियस मिक्सर है। ठीक, तो होमोजीनियस मिक्सर में क्या खास बात होती है? जब आप उनको मिक्स करते हो, कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देते हैं क्या? नहीं, यानी कंपोनेंट आपको उसमें अलग दिखाई नहीं देंगे। तो उसकी कंपोजिशन क्या हो जाती है, जो वो क्या रहेगी, कंसंट्रेशन बोल दो, थ्रू आउट सेम रहती है। नहीं, ऐसा नहीं कि यहां देखो ये पानी है और भाई नीचे तो नमक ज्यादा है ऊपर कम है, ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो होमोजीनियस मिक्सर में क्या, कंसंट्रेशन थ्रू आउट सेम रहती है। ठीक। और अगर बात की जाए हेट्रोजीनियस मिक्सर में, इसका एग्जांपल क्या है, वाटर प्लस सैंड। इसमें मिट्टी डाल दो, मिट्टी नीचे ज्यादा होगी ऊपर कम होगी, तो आपको अलग साफ दिख जाएगी, नीचे ज्यादा है, नीचे कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन थ्रू आउट सेम नहीं होगी, तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर। जैसे वाटर प्लस सैंड हो गया। ठीक, वाटर में आप पत्थर डाल दो, हाँ, वाटर प्लस ऑयल का मिक्सर है, ये क्या हेट्रोजीनियस होंगे सब। ठीक है भाई। ब्लड क्या है भाई, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। कोलोइड, देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन, वैसे कोलोइड सरफेस केमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा।
सरफे देखो, एक तो होता ट्रू सॉल्यूशन, जैसे हमने ले लिया वाटर प्लस सोल्ट का मिक्सर, ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया। होमोजेनियस मिक्सर को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद एक आता है हेट्रोजीनियस मिक्सर, जैसे वाटर प्लस सैंड का हो गया, ठीक। फिर इन दोनों के बीच का एक और आता है हेट्रोजीनियस मिक्सर, उसको कहते हैं कोलोइड। यानी उसमें क्या होगा, जो सॉलिड का पार्टिकल है ना भाई, ट्रू सॉल्यूशन में सॉलिड का पार्टिकल का डायमीटर होता है 1 नैनोमीटर से कम, ठीक। और कोलोइड का होता है 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, और 1 से 1000 नैनोमीटर तक का जिसका पार्टिकल का साइज होगा वो था कोलोइड। तो ब्लड हमारा कोलोइड आता है, और कोलोइड हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं। तो ब्लड क्या हो गया, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है? ये अभी टेंशन मत लो, अभी गुड़िया ने पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा आपने? डर लगता ना, आप ये कहोगे सर इतना मजा आता है हमें। सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ने के बाद ये कहोगे सर फालतू, बाकी दुनिया तो। सरफेस केमिस्ट्री जैसे होने चाहिए चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आता है वो। बाकी बाद में करेंगे बात, वो तो पता कब होगा, फैब में। चलो इस पे आ जाओ वापिस। होमोजीनियस मिक्सर, बोला वो मजा कब आएगा सर? होमोजीनियस मिक्सर लिख लो, अब लिख लो साथ के साथ, आपने पढ़ लिया ना, कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, वाटर प्लस सोल्ट, और बोलो भाई वाटर प्लस एल्कोहल। हाँ देखो कितनी जल्दी याद आई है? वाटर प्लस शुगर, ठीक। ये आपके क्या है, होमोजेनियस मिक्सर है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, हेट्रोजीनियस। कंसंट्रेशन इज नॉट सेम थ्रू आउट, यानी कहीं पे कंसंट्रेशन कम होगी, कहीं पे ज्यादा होगी। एग्जाम्पल क्या आएगा भाई, वाटर प्लस सोयल आ गया। हाँ, वाटर प्लस सोयल बोल दो या वाटर प्लस ऑयल बोल दो, ठीक। और ये भी एग्जाम्पल आपको लिखने तो लिखा करो, नहीं कोई जरूरत नहीं होती वैसे लिखने की, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाए भाई, ये हमने आज है ना बेसिक बातें पढ़ी बच्चों वाली, जो 9th 10th में आप पढ़ते हो। चैप्टर अब स्टार्ट होगा। चैप्टर का नेम क्या है, मोल कॉन्सेप्ट बोल सकते हो या केमिस्ट्री, ये लिख लिया ना। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लिखो, फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत बढ़िया मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ाने में, अच्छी कैलकुलेशन सीखेंगे इससे हम। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। अब बताओ मेरे को एक बात, किसी भी चीज को सीखना ना अच्छे से, सबसे आसान मेथड, उसके आगे वाई लगा दो। क्यों? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्यों? हमारे डेली लाइफ में यूज में आती है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्यों? मोल कॉन्सेप्ट में हम मोल पढ़ेंगे, क्यों पढ़ते हैं मोल, सोचा कभी? सबसे पहले मोल पढ़ेंगे। आप देखो, जब आपकी मम्मी आपको मार्केट में भेजती, क्या बोलती है, बेटा आधी किलो टमाटर लेके आना, 1 किलो आलू लेके आना, 1 डजन केला लेके आना, ठीक? ऐसे ही बोलती ना? या कभी ऐसा बोला कि 1 मोल आलू लेके आना? ऐसा नहीं बोलती ना। तो ऐसे ही जैसे हमने ये जो फिजिकल हमारे थिंग्स है जो डेली यूज में करते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल जिनको आप बोल सकते हो, मैक्रो पार्टिकल जो है हम जो देखते हैं, तो इनको तो आप ना ऐसे नंबर में काउंट कर सकते हो, 1 डजन 2 डजन, 1 kg 2 kg। लेकिन जो एटम्स है वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, हम नंगी आंखों से उसको देख भी नहीं सकते। तो उस छोटे पार्टिकल को आप 1 डजन 2 डजन काउंट नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, उसके लिए एक बड़ा नंबर डिफाइन करना होगा। भाई मैं बोल दूं 12 कार्बन के एटम है, क्या होगा, दिखेंगे भी नहीं 12 कार्बन के एटम। तो एक ऐसी क्वांटिटी हो जिसको डिफाइन किया जा सके। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, भाई ये छोटे 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 इनको इकट्ठा करो एक, फिर बनाया गया क्या, बोले एक ऐसा नंबर हो जो इसको डिफाइन कर सके। तो फिर वो आया मोल, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। इसको अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मोल आया। तो हम केमिस्ट्री में मोल यूज करेंगे हर जगह। केमिस्ट, एक बात और बता दूं,
केमिस्ट्री में कभी भी ग्राम में क्वेश्चन मत सोल्व करना, यानी मास में मत करना कभी भी। मोल्स में करो या इक्विवेलेंट में करो, क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। मास में सोल्व करोगे क्वेश्चन 100% रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मिस्टेक नहीं करनी है एग्जाम में। कभी भी ग्राम में सोल्व नहीं करना। किसमें करोगे? मोल्स में या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं बाद में सीखेंगे। ठीक, आज हम बात कर रहे हैं मोल की। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे मोल। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट में इसके अलावा हम कंसंट्रेशन टर्म भी पढ़ेंगे, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मेलिटी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये क्यों? मेडिसिन पे लिखे होते ना, डॉक्टर तभी तो बनोगे। अच्छा, एक आपने क्या किया भाई, छोटे बच्चे को बड़ी डोज दे दी, हो गया डॉक्टर, फिर वहां जूते पड़ेंगे। वही तो होगा, आपको देखना पड़ेगा ना इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। भाई आप जो डोज मेरे को दे सकते हो वही 3 साल के बच्चे को दे दोगे, दे देना, फिर परमानेंट डॉक्टर हो जाओगे, कह दियोगे। समझे नहीं समझे? तो इसलिए आपकी वो नॉलेज आज होना जरूरी है। आज आपको समझ में आना चाहिए कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक, और उसकी क्या वैल्यू है, हाई कंसंट्रेशन क्या होती है, लो कंसंट्रेशन क्या होती है। तो आपको सीखना पड़ेगा वो, और उससे पहले हमें मोल आना चाहिए, तो मोल सीखना पड़ेगा। तो सीखे मोल आज। ठीक, तो हेडिंग लिखो मोल। अब मोल की जैसे ही बात आती है, बच्चे पता क्या करते हैं? मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी एंटिटीज एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये रटते हो आप, ये ऐसा कुछ रटना ही नहीं है। मोल को आप बोलोगे, मोल ना तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है और ना ही ये केमिकल पैरामीटर है, बल्कि ये तो एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है? 6.022 × 10 की पावर 23। बस ये मोल है, हो गया खत्म मोल। वो टेंशन ही छोड़ दो जो आप पढ़ते हो। क्या करते हो? मोल डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी एंटिटीज, रटना ही नहीं है। तो लिखो इसको सिंपल। क्या लिखोगे? मोल इज नाइदर ए फिजिकल क्वांटिटी nor a chemical parameter, rather it is a mathematical number, whose value is कितना है? 6.022 × 10 की पावर 23, also known as, very good, also known as Avogadro number। और इसको शॉर्ट में हम NA भी लिख देते हैं, ऐसे है ना, N के पैर में A। 11th क्लास से भी है क्या कोई? समझ आ रहा है बेटा आपको? वेरी गुड, अच्छे से। क्या नेम है आपका? अच्छा, आप तो बेबोराज की फ्रेंड है। वो बेबोराज है ना उस गुड़िया का नेम है? ओके ओके ओके, वेरी गुड। समझ आ रहा ना? ठीक पढ़ा रहा हूं मैं? अच्छा ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़े, फिर कंटिन्यू करें। अब देखो, अब मोल क्या होता है भाई? मोल है ना एक नंबर है, कुछ भी नहीं है, जिसकी वैल्यू क्या बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी है कि हम सारी दुनिया का पैसे इकट्ठा कर देना, बिल गेट्स, एलन मस्क, मेरा तेरा सबका, तो एक मोल के बराबर नहीं है। इतना बड़ा नंबर है। लेकिन एटम्स की बात करोगे ना, जैसे आप ये बोल दो 1 मोल कार्बन 12 ग्राम होता है ओनली, 1 मोल वाटर 18 ग्राम होता है ओनली, 1 मोल CO2 44 ग्राम होता है, ठीक, 1 मोल ग्लूकोज 180 ग्राम होता है। देखो कितने, उनके लिए कितना छोटा सा है, और हमारे लिए पूरी दुनिया की सारी चीजें इकट्ठा कर दो तब इतनी नहीं होंगी। पैसा वैसा अपने पास घर पे जितनी चीजें रखी कर दो, इकट्ठा नहीं होंगी। ठीक, समझ गए? आगे बढ़ जाए फिर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? एक मेरे को कहानी याद आ गई। एक बार एक राजा ने पता क्या बोला? एक बाबा थे, वो राजा के पास आए, तो उन्होंने राजा ही कोई प्रॉब्लम सोल्व कर दी, और राजा ने कहा आपने हमारी समस्या हल कर दी, जो मांगना है मांगो आप। बोला आप नहीं दे पाओगे।
बोला जो आप मांगोगे मैं वही दे दूंगा। बोला आप राजा हो तो आप एक काम करो। बोला आप चेस खेलते हो? बोला हाँ। बोला जो चेस का ये जो होता ना टेबल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ चेस बोर्ड। तो चेस बोर्ड में बोला ये एक खाना है, एक बॉक्स बना हुआ है। बोला मेरे को ना डेली इस पे ना एक चावल का दाना रख के दे दो। बोला नेक्स्ट डे दूसरे पे 2 रखना है, और तीसरे पे 4, चौथे पे 8, पांचवे पे उसका दुगना 16, फिर 32। बोला ऐसे कर दो आप मेरे को, ये खाने पूरे भर के दे दो। तो राजा ने कर दिया स्टार्ट, ये कौन सा बड़ा काम है? अरे बोला ढंग की चीज मांगो। बोला तू दे तो सही, पूरी धरती पे इतने चावल के दाने नहीं है कि वो लास्ट तक वहां पहुंच जाए आज भी। इतना बड़ा नंबर है, क्योंकि क्या वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो ये होती है इंपॉर्टेंस, एक एक दिन एक एक छोटे छोटी चीजें बढ़ाने की। मल्टीप्लिकेशन की पावर है ये, समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो राजा ने क्या मांगा? बेचारे बाबा ने क्या मांगा? राजा के होश उड़ गए। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए तो वो भी बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो ऐसी मोल बहुत बड़ा नंबर है जिसको आप मतलब काउंट नहीं कर सकते, बस देख सकते हो ऐसे। ठीक है, कर लोगे काउंट? बोला काउंट कर रखा तभी तो लिखा है। वो तो ठीक है, ऐसे काउंट नहीं कर सकते आप बचपन में, 1 कम 1 का 2 2, 2 कम 2 हुआ, 3 कम 3, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, अब इसके बाद जैसे हम क्या लिखते हैं 1 डजन। 1 डजन का मतलब क्या है? 12 ना। वैसे ही आपके 1 मोल का क्या मतलब है? 1 मोल इज इक्वल टू एन ए बोल दो, हाँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये, या आप इसको एन ए बोल दो शॉर्ट में, ये 1 मोल है। जैसे मैं बोल दूं भाई, अब देखो कुछ लोगों के माइंड में क्या था, 1 डजन 12 बनानाज। अरे भाई 1 डजन एक नंबर है ना। जब आप बोलोगे ना 1 डजन बनानाज, तब वो 12 केले हैं। भाई 1 डजन मैंगो भी तो हो सकते हैं। केले ने क्या पूरा ठेका ले रखा क्या डजन का? कुछ भी हो सकता है। 1 डजन गर्ल्स हो सकती हैं, 1 डजन बॉयज हो सकते हैं, 1 डजन टीचर्स हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है 1 डजन तो। ठीक, तो अब यहां पे मैं लिखूंगा 1 डजन बनानाज। इसका मतलब क्या? 12 बनानाज। और मैं लिख दूं 1 डजन पेन्स। क्या लिखोगे? 12 पेन्स। मैं लिख दूं 1 डजन कार्बन एटम्स। इसका क्या मतलब है? 12 कार्बन एटम। ठीक, मैं वो लिख दूं 1 डजन CO2 मॉलिक्यूल। आप क्या बोलोगे? 12 CO2 मॉलिक्यूल। वैसे ही आपका क्या है? 1 मोल बनानाज। कितने केले? एन ए बनानाज। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बनानाज। इतने केले धरती पे ही नहीं मिलेंगे, है? नेक्स्ट देखो, 1 मोल पेन्स। कितना पेन? एन ए पेन्स। मैं बोलता हूं 1 मोल कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम? एन ए कार्बन एटम। अब अच्छा लग रहा है, ये हो सकता है? समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे ध्यान रखना है। आज हम एक चीज सीख गए। अब नई चीज क्या सीखी हमने? 1 डजन अगर 12 होता है तो हमारा 1 मोल क्या होता है? इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना आपने सीखा, अभी तक सीख लिया। लिखो इसमें से जो लिखना है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है भाई? जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे 1 मोल CO2। अब इसमें कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स है बताओ आप? Na molecules of CO2। यही बोलोगे ना। अब ये CO2 का जो एक मॉलिक्यूल आपके सामने है, मुझे ये बताओ इसमें कितने कार्बन एटम है? 1। तो NaCO2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? Na। तो आपसे पूछा जाए 1 मोल CO2 में कितने कार्बन एटम्स है? आप बोल देंगे Na कार्बन एटम्स है। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? ठीक, आपसे पूछा जाए भाई कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? बिकॉज एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने हैं? इसमें 2 है ना, तो Na में कितने होंगे? 2 Na। बोलो कोई डाउट है क्या? फिर इसके बाद आता है, आपसे पूछा जाए टोटल एटम्स कितने हैं? 3 Na। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? आपसे पूछ लेते कितने O2 मॉलिक्यूल्स है? भाई एक CO2 में कितने दिख रहे हैं आपको? एक। Na में कितना होगा? Na। बस ये सीखना है।
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, बता दोगे या नहीं बता दोगे? ठीक, ये चीजें हमने सीखी। अब इसके बाद आगे बढ़ जाए। अब आती है मोल की साइंटिफिक डेफिनेशन। करें स्टार्ट? अच्छा, इसके अलावा ऐसे बोल दे आपको भाई 2 मोल H2 बोल दिया, हाइड्रोजन बोल दिया, इसका मतलब क्या है? 2NaH2 मॉलिक्यूल्स। या ऐसा बोल दे आपको कितने हाइड्रोजन एटम्स? H2 में 2 है, तो 2Na में कितने होंगे? 4Na। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो समझे कि नहीं समझे? इतना क्लियर हो गया? किसी को डाउट आएगा ना, पूछ लेगा, यहां पे बहुत इजी चीज है ये। फिर नेक्स्ट आती है मोल की डेफिनेशन। वो तो हमने लिख ली, बट साइंटिफिक भी तो लिखनी है। मोल की डेफिनेशन क्या है भाई? अब लिखेंगे इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that has as many entities as number of atoms in 12 gram of carbon 12 isotope। ठीक है भाई? कोई सा आपको समझ नहीं है, ये साइंटिफिक डेफिनेशन है, वो अपनी देसी डेफिनेशन है भाई। डेफिनेशन तो असली ये है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10 की पावर 23। 1 मोल का एक नंबर है और कुछ है ही नहीं 1 मोल। ठीक, यूनिट क्या होगी इसकी? मोल, MOL। ठीक है भाई? आगे बढ़ जाए, अगर ये डेफिनेशन लिख लिए तो। नहीं लिखी? लिखो फिर जल्दी से, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, अब हम इस बात को प्रूव करेंगे कि 1 मोल की वैल्यू ऐसी इतनी क्यों आई। तो 1 मोल की डेफिनेशन आपने पढ़ी, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी एंटिटीज एज नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक, अब देखो, अब अगर मेरे को कार्बन के एक एटम का मास पता चल जाए तो क्या मैं 12 ग्राम में नंबर ऑफ कार्बन एटम बता सकता हूं? आराम से बता सकता हूं। तो लिखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप कितना होता है? बोलो भाई, कितना होता है? बोलो। 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। अब आप कहेंगे सर ये कैसे याद करना है? क्या नहीं करना, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर किया गया है। ठीक, स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर किया गया। तो अब देखो, अब एक बार रख दो, पेन रख दो, अब सुनना। मैं सारी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा। हम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री यूनिटरी मेथड से करेंगे। हिंदी में बोले तो एक एक नियम से करेंगे। कैसे? 10 गायें 50 लीटर दूध देती है तो 20 गायें कितना देगी? आप ऐसे करते हैं ना, 10 गायें दूध देती है 50 लीटर, एक देगी 50/10, 20 देगी 50/10 गुना 100, 20 ऐसे करते थे ना, 50/10 गुना 20, 100 लीटर देगी। ऐसे ही पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे। जैसे आज हम मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर थर्मो आयोनिक वायनिक पढ़ेंगे ना, और सब लास्ट में जाके इलेक्ट्रो, जिसमें आपको दिक्कत आती है कितने वो आए, जो ड्रॉपर उनको पता है कि कितना चार्ज है, और वो दिक्कत आती है ना आप लोगों को। मैं आपको यूनिटरी मेथड से सिखा दूंगा। 1 फेराड इतना मास डिपॉजिट होगा, 2 फेराड इतना, बस ऐसे यूनिटरी मेथड। मैं कहीं भी फॉर्मूला लिखवाऊंगा, आपको लिखेंगे नहीं फॉर्मूला हम, बस फॉर्मूला इसलिए लिखेंगे ताकि एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ ले। तो आजकल करता है ना एग्जामिनर, क्वेश्चन में फॉर्मूला ही पूछ लेता कौन सा सही है, PV = NRT, ये पूछ लेता है आजकल, ये सही है या गलत है। तो वो मैं लिखवाऊंगा आपको एक बार, है ना। बट कॉन्सेप्ट ऐसे सीखेंगे कि आप क्वेश्चन देखते ही सोल्व कर दोगे। ठीक, और कब कैसे? 6th क्लास के कॉन्सेप्ट से, यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, बस। ठीक, तो अब देखो, अब इसमें मैं आपसे, आप बताओगे अब मेरे को ना, 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम मास का मतलब कितना हुआ? कार्बन का एक एटम।
1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये हुआ कि नहीं हुआ? और 1 ग्राम का मतलब क्या होगा? 1/1.99264 इंटू 10 की पावर -23, यही होगा, इतने एटम ऑफ कार्बन। ठीक, अब आपने क्या बोला था? अब कहते रहो नंबर कैसे आया था? बोला 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे, तो 12 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 1.99264 इंटू 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई बाई 12। सोल्व करना, 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो सबको पता है। और 12 को 1.99 से डिवाइड करो, 1.99 को मैं 2 लिख दूं क्या? कितना आएगा? 6। और 2 से थोड़ा छोटा नहीं है तो वो 6 से थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि डेनोमिनेटर अगर थोड़ा छोटा होगा ना, वैल्यू थोड़ी, आंसर थोड़ा बड़ा आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऊपर जाके पॉजिटिव। यही था क्या आपका? अब कह दो नंबर, बोलो, कोई दिक्कत हो जाएगा? ये यूनिटरी मेथड ही तो और क्या है। ठीक, ये चीज आपके एनसीईआरटी में सिखा रखी है, आज पढ़ना आप घर जाके, मैं बताऊंगा कहां से कहां तक पढ़ना, पूछ के जाना मेरे से। हो गया भाई? लिखो जल्दी से। और जो चीजें आपको आती है ना, जैसे कुछ ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। जहां पे आपको लोगे ना यार सर ने इसमें नया चीज सिखाई, वो देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट भाई आगे देखो। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। इसमें हम 3 फॉर्मूला पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। इसमें सबसे पहले आएगा टाइप 1। टाइप 1 में हम पढ़ेंगे इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स पता कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं बताना भाई? वेट इन ग्राम्स, ये ध्यान रखना, डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल, वेरी सिंपल। ठीक है, मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। आगे हम पढ़ेंगे मोलर मास क्या होता है। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को शॉर्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेट डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक, कैपिटल एम मींस मोलर मास। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। जैसे कार्बन का 1 मोल कितने ग्राम होगा? 12 ग्राम होगा। ठीक, H2 का 1 मोल कितना होगा? H2 2 ग्राम। वाटर का 18 ग्राम। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। अब देखो क्वेश्चन करें स्टार्ट। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। ठीक है ना? अब पहला लिखो 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम। दूसरा लिखो 12 ग्राम हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बोल दे या H2 लिख दे, बात एक ही है। जैसे ही आपको गैस बोलेगा ना, तो हाइड्रोजन H2 है, ऑक्सीजन O2 है, नाइट्रोजन N2 है। और अगर एटॉमिक सैंपल की बात करें, वो लिख के देगा ऑक्सीजन एटम का सैंपल लिया है, हाइड्रोजन एटम का सैंपल लिया। जैसे मैं लिख दिया 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये H एटम हो गया अब, है ना? ठीक, अब इसका मोलर मास कितना लेंगे? इस केस में 1 लेंगे और इसका 2 लेंगे। समझ आ रहा है ना? फिर इसके बाद थर्ड लिखो आप, क्या? ग्लूकोज का फॉर्मूला 180 C6H12O6। फॉर्मूले लिख देता हूं इनके, C6H12O6। और इसका क्या होता है सुक्रोज का? C12H, डबल नहीं होता भाई, H22O11 ये होता, डबल नहीं होता। हाँ, डबल करके H2 घटा दो, वेरी गुड। अब देखो पहले में कैसे फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ मोल्स? भाई 4 ग्राम है, हाइड्रोजन एटम का मोलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन एटम का, एक एटम का 1 ग्राम ना, तो 1 से डिवाइड कर दो, कितने मोल आ गया? 4 मोल हाइड्रोजन एटम आ गया। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा क्या आता है? 12 ग्राम हाइड्रोजन। अब कितने से डिवाइड करोगे?
2 से कितना आया 6 मोल H2। ठीक, H2 में और हाइड्रोजन एटम में डिफरेंस है, इसमें दो, ये मॉलिक्यूल है वो एटम है। ठीक, थर्ड 0.9 ग्राम लिखा, पहले क्या करोगे 0.9 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाई 180, ये आ जाएगा 900 अपॉन 180, कितना मोल आया 5 मोल आ जाएगा। ठीक, और फोर्थ क्या करोगे 684 लिखा ना 680 684 डिवाइड बाई 342 कितना आया 2 आ जाएगा। सही है क्या आंसर? 2 मोल किस किस का आ गया? वेरी गुड, mg है ये साथ में। तो हाँ, इसको ना आप क्या लिखोगे 10 की पावर -3 मिलीग्राम है ना, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल। या आप पता क्या बोल सकते हो 2 इंटू 10 की 2 मिली मोल भी बोल सकते हो इसको। मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3। ठीक है ना, हो गया भाई, ये तो इजी है, इसको तो लिखो या ना लिखो, बट मैंने क्या बोला, मैं ये मान के सोच रहा हूं कि ये मान के चल रहा हूं कि हर बच्चा 11th क्लास का है, मैं ये मान के चल रहा हूं आप ओनली 10th पास करके मेरे पास आए हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो, और आपको भी यही मानना है। हो गया भाई, आगे बढ़ जाएं फिर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो फाइंड मास ऑफ फॉलोइंग। अब मास फाइंड आउट करना आपको, पहला लिख दिया मैंने जैसे 550 मोल SO2 गैस, SO3 गैस लिख लो, चलो 50 मोल SO3 गैस, और ब्रैकेट में लिख दिया केजी में फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, और फिर दूसरा लिख दिया मैंने 10 मिलीमोल ऑफ यूरिया। करो भाई फाइंड आउट, कर सकते हैं। आपको मास फाइंड आउट करना, वेट फाइंड आउट करना, क्या करोगे नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर लोगे आराम से। तो क्या आ जाएगा पहले का, तो फर्स्ट को सोल्व करो, वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने 50 मल्टीप्लाई बाई SO3 का मास कितना होता है, सल्फर होता है 32 ग्राम। अच्छा, अगर किसी को याद नहीं हो ना, ये टेंशन मत लेना बेटा, आप 11 से में हो तो आपको याद नहीं हो, टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक, नाइट्रोजन का 14 होता है, सल्फर का 32 होता है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कोई भी। ठीक, तो 32 तो हो गया सल्फर का, और ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो 16 3 जा 48, कितना हो गया 80, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने ग्राम आ जाएगा ये 4000 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 4 kg सैंपल है वो। दूसरा करो 10 मिलीमोल, वेट इज इक्वल टू 10 इंटू, पहले तो 10 की पावर -3 करेंगे, मिली है भाई, मिली करते ही ये लिख दो। और यूरिया कितना होता है 60 ग्राम होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये फॉर्मूला होता है यूरिया का। ठीक, कितना आया 600 आ गया, 600 बटा 1000 0.6 आएगा, चेक करो सही से, 0.6 नहीं, हाँ ठीक ठीक, सॉरी मुझे लगा 0.06 बोल रहे हो। हो गया भाई ये। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाए टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या था अपना, टाइप 2 में, या नेक्स्ट पेज पे लिखूं, चलो यहीं से कर देते हैं यार। अब देखो, जैसे ये पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, अब ये जैसे फॉर्मूला, यार ये तो क्या ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना चाहो लिख लो, तो सबको याद हो जाएंगे, लिखूंगे नहीं, कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज ही नहीं है याद करने की। ठीक, अब टाइप 2 में लिखो व्हेन लिखो व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर। यही करते हो ना? कैसे आता है बताऊं? बताऊं क्या? जैसे ये देखो, हम क्या लिखते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये लिखते हैं। या आप ऐसे लिख दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मीन्स कितना, 1 मोल। और कोई वन थिंग आपको दी, 1 पार्टिकल दिया, क्या लिखोगे उसमें कितने मोल, 1 बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल। और मान लीजिए आपको n पार्टिकल्स दिए हैं, तो n पार्टिकल्स में क्या करो, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिटरी मेथड तो है। ये आएगा कि नहीं आएगा, इनटू में n मोल्स। अच्छा ये क्या है, n है, तो n डिवाइड बाई n हो गया ना। इसीलिए आप लिखते हो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर। यही करते हो या नहीं करते? तो यही इसलिए करते हो, समझे ना? लिख लो फिर इसको। अगर ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये पता है, मैं तो वैसे बता रहा हूं, मैं तो ये मान रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है ना। सर बिल्कुल भी बेइज्जती मत करो हर बार, ठीक है एक बार आपने आते ही बोल दिया था, अब बिल्कुल है ऐसा लग रहा है क्या? आज लग रहा, थोड़े दिन रुको तो सही। क्या क्या पढ़ेंगे निचोड़ेंगे केमिस्ट्री क्लास में विद एनसीईआरटी। आगे बढ़ जाए भाई। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। लिखा भाई, इसमें मैंने पहला लिख दिया 3 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। दूसरा मैंने लिख दिया 1.5 इंटू 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है भाई। थर्ड मैंने लिख दिया यहां पे 1.2 इंटू 10 की पावर 21 कार्बन एटम्स। करो भाई फाइंड आउट जल्दी से। क्या करना है, n बाई n ने करना है यार, कुछ और करना ही नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएंगे, फर्स्ट में करो 3 इंटू 10 की पावर 22 को किससे डिवाइड करोगे, 6 इंटू 10 की पावर 23 से। ये कैंसिल हुआ 1/2, तो 1/2 इंटू, और नीचे ये 10 की पावर 22 ऊपर है, नीचे 23, कितना आएगा 1/10 आएगा कि नहीं आएगा, यानी 1/20 आ गया। और 1/20 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.05, या इसको आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है ना। देखो आज मैं ये भी बता रहा हूं, देखो 1/20.05 होगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा हो गया भाई। आगे बढ़ जाए फिर। नेक्स्ट देखो 1.5 इंटू 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 कितना आएगा, 1.5 इंटू 10 की पावर 25 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ये 1.5 कट जाएगा 6 को 4 पे पूरा, सही काटा क्या? या इसको 1.5 को 15/10 लिख दो, 15/60 हो जाएगा। फिर वो 15/60, 15 4 जा 60, तो ये जाएगा 100 पे, 100 डिवाइड बाई 4 25। फिर नेक्स्ट देखो ये क्या 1.2 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर, बोलो भाई 23। ऐसे करोगे, करो फिर क्या आएगा, ये 0.2 पे गया और ये कितने पे गया 0.2 इंटू ये 10 की पावर माइनस पे 1 पे लिख दो, या तो इसको या ऐसे लिख दो डिवाइड बाई 10। अरे कैंसिल होगा, ऐसे नीचे 10 बचेगा। समझ आ रहा ना? किसी को नहीं समझ में आ रहा बाद में ही पूछ सकता है। हो गया। फिर इसके बाद ये कर लेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन। फास्ट तो नहीं मेरी स्पीड, इजी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फाइंड मास ऑफ। अब देखना पहला क्वेश्चन आ गया आपका, फाइंड मास ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। और दूसरा क्वेश्चन आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ
SO3। करो भाई फाइंड आउट। पहले क्या करोगे? मोल्स फाइंड आउट करोगे। तो मोल्स फाइंड आउट करो पहले। नंबर ऑफ मोल्स पहले में कितने आ जाएंगे? बोल दो भैया तो जल्दी से। कितना आया भाई? 1/20 आ गया ना? हाँ 0.05 लिख सकते हो। अच्छा ऊपर ही, अच्छा सेम ही लिख दिया क्या मैंने? थोड़ा चेंज करूंगा फिर इसको। यहाँ पे एक काम करो, चलो ठीक है यार, पढ़ा रहने तो अब क्या है। चलो इसको 23 लिख दो, है ना? थोड़ा हाँ बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो 1/2 मोल्स आ गया, यानी 0.5 मोल्स आ गया। मास कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे? मोलर मास। तो कितना होता है CO2 का? 44। कितना आएगा? 22 ग्राम। थर्ड देखो, सॉरी सेकंड क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। कितना आएगा? 1.5 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई क्या करोगे? 6 इंटू 10⁻23। ये ऊपर 10 बच गया, नीचे 4 आ गया। ठीक, मास फाइंड आउट करो। हाँ ये 2.5 लिख लो, बिल्कुल सही है। लो 2.5 लिख लो, ये इसको 5/2 लिख दो ना, 5/2। और मास आपको फाइंड आउट करना। मास कितना होता है SO3 का? 80। कितना आएगा भाई टोटल? 200 ग्राम आंसर आ गया। कर सकते ना ऐसे क्वेश्चंस को? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं। अब क्वेश्चन है भाई, हो गया टाइम अपना जाने का, हो गया लेक्चर का टाइम। 5-10 मिनट और दे लूं, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्ञान भी तो दिया आज। ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा था, क्लास तो नहीं है भाई। अब आज आए हो तो क्या यही सीख के जाओगे क्या? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W बाई मोलर मास या N बाई NA। 2 फॉर्मूले हमने सीख लिए, तो 2 फॉर्मूले सीख लिए, इन पे 2 अच्छे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। करें? चलो वेरी गुड। पहला लिखो, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम NH3। करो भाई फाइंड आउट। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम NH3। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। बेटा पूरा मत लिखा करो, आप छोटा लिखा करो, शॉर्ट में N लिख लिया करो बस, क्योंकि आदत हो जाएगी फिर पूरा लिखने की। फिर पेपर में भी आदत पड़ जाती है, जैसे वो लिख रहे हैं ना नंबर ऑफ मोल्स, फिर पेपर में भी ऐसी हैबिट आ जाती है। भाई ये तो इजी से क्वेश्चन है, सीधा लिखो, है ना? तो कितना है भाई? 4.25 को, इसका मोलर मास कितना होता है NH3 का? नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन आइटम 17। तो 17 से डिवाइड करो, देखो कितने पे कैंसिल होगा। देखो बेटा एक बार, कितने में कटेगा ये? करके देख रहे हो? 4 4 जा कितना होता है? 16। और 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 हो तो 17 पे ही तो जाएगा पूरा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 17 पे जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1/4 आ गया। ठीक, अब आप लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने आएंगे? 1/4 Na। समझे कि नहीं समझे? ठीक, अब आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स, आपसे पूछा है, कितना आएगा? 1/4 Na। भाई ये तो टोटल मॉलिक्यूल्स है ना, और NH3 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 4। तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दोगे, Na आ जाएगा। किस किस का ठीक था? समझा बेटा आपको? पक्का? बाकी सबका ठीक था? ये नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? क्या है ये? नीट एग्जाम का क्वेश्चन है। अब जेईई मेंस ने इसमें पता क्या पूछा? उसने एटम नहीं पूछा, मॉलिक्यूल पूछ लिया। तो हमने तो मॉलिक्यूल भी बता दिया। ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है? अब एग्जामिनर क्या करेगा? इसी क्वेश्चन को रिपीट करेगा, क्योंकि एग्जामिनर ये सोचता है क्यों दिमाग लगाना, जो है ना उसी पे काम करो। और उस पे काम करेगा ना, वो इन दोनों में से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। भाई 1/4 Na मॉलिक्यूल से टोटल है,
कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 Na। और हो सकता है वो इसको इस फॉर्मेट में ना पूछने की बजाय क्या पूछ ले, आगे फर्दर पूछ ले 3/4 इंटू में 6 × 10⁻23। ये भी तो बोल सकता है। तो ये कितना आ जाएगा? ये कैंसिल होगा 2 पे, 9/2 यानी 4.5 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है भाई, कुछ भी पूछ ले। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछ ले ओनली, एक मॉलिक्यूल में एक है तो 1/4 Na में कितना होगा? 1/4 Na ही होगा। लिख लो, लिखना तो। समझे कि नहीं समझे मेरी बात आप? पक्का? कितना लिख लिया भाई सबने? कुछ भी पूछ ले, हम तो एग्जामिनर के मतलब पूरा खोल के चलेंगे, क्या क्या पूछ सकता है। तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तीसरा ये पूछ लेगा और क्या पूछेगा। अब एक बात बताओ यार, NH3 की जगह वो CH4 दे देगा, फिर तुम क्वेश्चन मत करना, क्योंकि CH4 का क्लास में नहीं करवाया है। ठीक है, मेथेन दे देगा मेथेन 1.6 ग्राम। लिखना लिखना चाहो तो घर के लिए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 0.4 ग्राम मेथेन। CH4 होता फॉर्मूला। हाँ बेटा बोलो। लास्ट में तो इधर 4 आएगा, नीचे से 10 आएगा तो 4.25 कट ही जाएगा। क्या यहाँ पे सर लास्ट में, यहाँ पे अगर अप्रोक्स नहीं भी करेंगे, अप्रोक्स कहाँ है? पूरा पूरा कट रहा है, काट के देखो पूरा कट रहा है। 4.25 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 पंजा 20, 4 दूनी 8 तो 10, 4 2 16 1 17। ठीक है, नहीं समझे यार? ये लिख लिया सबने? ऐसे सारा लिख लिया बेटा? ये कर लोगे? आगे बढ़ जाऊं फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और। फाइंड नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg सैंपल। ठीक है भाई, ये है आपके लिए चॉकलेट वाला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सही करेगा प्रेम, उसको चॉकलेट लाके देनी है। टाइम स्टार्ट हुआ अब, और आपके लिए टाइम है 60 सेकेंड। अब तो आंसर पे काम करो, क्वेश्चन बाद में लिख लेना। फाइंड नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन इन 1 kg सैंपल। नहीं हुआ भाई, हिंट दूं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और ग्राम में लिखेंगे तो 10⁻⁻28 हो जाएगा। अब कर सकते हो? किसी का हुआ? कितना कितना दिखाना, कितना कहां तक कैलकुलेशन करी है? 1 बाई दिखाना एक बार। हाँ, एक सेकेंड, आपने नहीं यार, कुछ और ही कर रहे हो आप तो। चलो मैं सोल्व कर रहा हूं। इसकी चॉकलेट है भाई, गुड़िया की। ले अभी एक पायल की। आपसे नहीं हुआ पोलो में? कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। क्वेश्चन की है ना, टेंशन मत लिया करो। देखो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपसे, ठीक? सबको करना है, ठीक? पहले सुन लो बस, फिर सीधा आंसर बताना। भाई एक बड़ा बॉक्स है, और इस बॉक्स में क्या है? इसका मास नेग्लिजिबल है, ठीक? और इसमें रखिए आयरन बॉल्स, और एक आयरन बॉल है आपकी 10 kg की। ठीक है भाई? और इस बॉक्स का टोटल मास है 600 kg। ठीक? बॉक्स का मास नेग्लिजिबल माना है, तो बताओ इस बॉक्स में कितने डजन बॉल्स हैं? इस बॉक्स में कितने डजन बॉल्स हैं? 5 डजन। किस किस का आंसर आ गया? किस किस को नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं। देखो बचपन में ऐसे क्वेश्चन किए ना, हमने किए ना स्कूल में। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आप क्या करोगे भाई? आपको ये बताना कितने डजन बॉल है। आपको ये पता है भाई, एक डजन में 12 होती है बॉल। अगर मुझे टोटल बॉल पता चल जाए, मैं 12 से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ डजन बॉल्स आ जाएंगी। तो एक बात बताओ, टोटल वेट कितना बॉल्स का? 600। तो डिवाइड बाई 10 अगर मैं एक बॉल के वेट से डिवाइड कर दूं
क्या आ गया? नंबर ऑफ बॉल्स आई कि नहीं आई? कितनी आई? 60। और 60 को कितने से डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 5 डजन बॉल आई कि नहीं आई? सबको समझ में आ गया? आसान था ना? अब इधर देखो, आप बोर्ड पे देखना। अब एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें छोटी छोटी बॉल्स है, बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स है, और इतनी छोटी बॉल है, उसका मास है ना 9.1 इंटू 10 की पावर -31 है। और इस बॉक्स में इन टोटल बॉल, छोटी बॉल्स का मास है 1 kg। अब बता दोगे कितने मोल बॉल्स है? पहले क्या करोगे? नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड आउट कर लो, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे बताओ भाई? टोटल वेट कितना है? 1 kg। एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दो। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अच्छा, ऊपर केजी तो नीचे भी केजी में रखना है, और ऊपर किसी ने ग्राम में रखा हो ना, नीचे भी ग्राम में करना। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब नहीं बता सकते आप आगे का? अरे नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या आ गया? कैपिटल एन आ गया। इसको अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो। क्या करेंगे? 1/9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। बोलो समझ में आ गया? किस किस का है? यही है। कैलकुलेशन नहीं करनी, यहां तक है। इतना किसने कर लिया? इतना कर लिया तो आप तो सब चॉकलेट के हकदार हो यार। 4-5 लाओ, फिर 5 2 1 2 3 4 5 6 लेके आओ भाई। इसमें अब ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का है। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। और उसने देखो आगे कैलकुलेशन नहीं करा, यही छोड़ रखा है। अब एक बात बताओ, ये नीट में कॉपी हो जाए तो आप इसको टफ क्वेश्चन कहोगे? कुछ भी नहीं है यार इसमें। अब देखो, आपको डर क्यों लगाओ? नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन इन 1 kg सैंपल, आप देखते ही डर गए। अब इधर देखो, फाइंड नंबर ऑफ डजन बॉल्स इन दिस बॉक्स, जिसका वेट कितना? 600 kg। एक बॉल का 60 है। अरे वही बॉक्स है, इसका वेट कितना है? 1 kg। इसमें बॉल छोटी है, उसका मास कम है। पहले नंबर ऑफ छोटे बॉल्स फाइंड आउट कर लिया, उसको एन से डिवाइड कर दिया, मोल्स आ गए। नहीं क्या? दोबारा रिपीट करूं? किसी को डाउट? तो आज का ये लेक्चर था भाई, इतना ठीक है। काफी पढ़ लिया आज, काफी बातें भी कर ली शुरू में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या करना है? सबसे पहले तो एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना बता देता हूं। एक तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने बता ही दिया। फिर नई एनसीईआरटी आप लोगों के पास जो है, न्यू एनसीईआरटी जो है मोल कॉन्सेप्ट की, उसमें देखा डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें ना ऋग्वेद के टाइम की और ये आपके हिस्ट्री का दे रखा पूरा। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ सकते हो। अथर्ववेद में क्या हुआ था, तो ये सारी बातें लिखी हुई है ना। अथर्ववेद, सामवेद, चरक संहिता, सुश्रुत और सब मिल जाएंगे आपको इसमें। बट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम पास के लिए पढ़ सकते हो अगर टाइम पास ना हो रहा हो। फिर आप आ जाएंगे इसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पे, ये पढ़ेंगे। फिर नेचर ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये पूरा पढ़ना आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट से पहले का ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट है, ये आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पार्ट है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप आगे आ जाएंगे, आगे आप पढ़ेंगे भाई मोल्स वाला, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। तो इसमें बस ये मतलब एक पेज भी नहीं है पूरा। परसेंटेज कंपोजिशन से पहले आप पढ़ लेना। नई एनसीईआरटी में पेज नंबर 18 पे है, कर लेंगे, बस ये पढ़ना है। और अब देखो रिवीजन कैसे करते हैं घर पे। मैंने बोला ना कॉपी बंद करो कॉपी, जल्दी से रिवाइज करते हैं सब कुछ। 2 मिनट में करूंगा, टाइम नोट करो। 2 मिनट में 3 मिनट हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही करना है। करें स्टार्ट। सबसे पहले भाई आज हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर इसके बाद हमने एनसीईआरटी के 2 पॉइंट लिखे थे। क्या लिखा था भाई? सिस्प्लेटिन और टैक्सोल कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, और एजेडिटी एजिडोथाइमिडिन एड्स के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये इंपोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी में 2 इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो दे रखे हैं। बाकी के जो पॉइंट्स है ना वो आपके आगे कवर हो जाएंगे आगे के चैप्टर में, बट ये ऐसे पॉइंट है जो आप भूल सकते हो, वो मैंने लिखवा दिया, ठीक। फिर इसके बाद क्या था? मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इसके 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल
सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड फिक्स वॉल्यूम फिक्स मास, सॉरी फिक्स वॉल्यूम फिक्स शेप, लिक्विड फिक्स वॉल्यूम इंडेफिनिट शेप, और गैस इंडेफिनिट वॉल्यूम इंडेफिनिट शेप। फिर इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस, मिक्सर। प्योर सब्सटेंस यानी जिनकी कंपोजिशन फिक्स होती है, जैसे वाटर प्योर सब्सटेंस है, तो इसमें क्या है, फिक्स है कंपोजिशन, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन का एटम है, हो गया ना फिक्स कंपोजिशन। CO2 में 1 कार्बन का 2 ऑक्सीजन का एटम, फिक्स है ना कंपोजिशन। बट मिक्सर में क्या चेंज कर सकते हैं भाई, आपका मन करे पैग मोटा बनाना है या पतला बनाना है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जैसे भाई कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, H2O2 O3 S8 H2 P4 C60, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, सारे क्या है जिसमें सेम एटम, सारे एलिमेंट है। फिर इसके बाद कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच आर डिफरेंट, ठीक, जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, CO हो गया, NO हो गया, H2SO4 है, H2O2 है, ठीक। तो इसमें क्या होंगे, दो या 2 से ज्यादा एटम होंगे, वो डिफरेंट होंगे। फिर हमने पढ़ा था एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक। जैसे भाई कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, कॉपर का एटम, ऑक्सीजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, हो गया। फिर इसके बाद क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल, भाई मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच में बी सेम और डिफरेंट, O2 O3 H2 N2 S8 P4 कार्बन 60, इसमें सेम टाइप के एटम है, H2O CO2 H2O2, इसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स है, ठीक, ये पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, मोल। मोल ना तो कोई फिजिकल क्वांटिटी ना ही केमिकल पैरामीटर, ये क्या है, मैथमेटिकल नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है 6.022 × 10 की पावर 23, ये क्या है, एक इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। फिर इसके बाद मोल की डेफिनेशन पढ़ी, फिर साइंटिफिक डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मेनी एंटिटीज एज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, कैलकुलेशन ऑफ मोल, 2 टाइप के फॉर्मूले पढ़े, टोटल 3 टाइप के, एक फॉर्मूला कल पढ़ेंगे। अगर मास गिवन हो तो मास को ग्राम में रखेंगे, वेट डिवाइड बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, आप कहते हो नंबर से डिवाइड कर दो, हो गया रिवीजन। कितना टाइम लगा यार, 3 मिनट। तो ये रिवाइज करना होता है घर पे, बाकी ये क्वेश्चन जो मैंने कराया ये सॉल्व करके देख लेना, ठीक है भाई, थैंक यू। तो कल क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और 3rd टाइप पढ़ेंगे, तो कल कैलकुलेशन का काम होगा ओनली, ठीक है भाई। आज का लेक्चर लेंथ थी इसलिए कि आपको पहले गाइड किया गया था, वो क्वेश्चन बैंक मिल रहा है वो ले लेना। लो आपको लो, आप लो चॉकलेट, आप किसने किया था, आपने किया था, लो भाई, लो भाई चॉकलेट दो, आपका भी था, सबको ही दे दूं, आप बांट लेना अब। और किसने किया था, और दो आप बांट लेना, खा लो।